गुड इवनिंग, नमस्ते सभी बच्चों को फिर से। ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए, तो कंडक्शन का एक लास्ट केस लेते हैं, फ्रीजिंग ऑफ आइस। ठीक है, तो किसी आइस का फ्रीजिंग ऑफ आइस फ्रीजिंग ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर का जमना है ना। तो सभी बच्चों को पता है कि वाटर जो है किसी जैसे लेक में है या किसी पॉन्ड में है या किसी कंटेनर में है, तो पानी जो जमता है वो कैसे जमता है? ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? इतना तो सबको पता होगा कि पानी जो है नीचे से ऊपर जमना शुरू होता है ना। लेयर बाय लेयर जमना शुरू होता है, जिससे कि भाई तुम भाई बता रहे, अविनाश भाई बता रहे मैं मोमोज खा रहा हूं। अरे ठीक है भाई, पत्ता गोभी ज्यादा ना खाओ और मैदा ज्यादा ना खाओ, कभी कभार खाना चाहिए। ये पत्ता गोभी मोमोज मैदे से दूरी बनाओ, सेहत के लिए बहुत खतरनाक। मोटा अनाज खाओ। हाँ, कभी कभार टेस्ट के लिए खाना ही चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी खा लेता हूँ, बट महीने 2 महीने 3 महीने 5 महीने में। एक भाई सही खाया इडली सांभर, ये मेरा भी फेवरेट है भाई। चलो, तो नीचे से ऊपर एक भाई बता रहे, आदित्य भाई उल्टा ही बताता है। अगर नीचे से ऊपर अगर पानी जो है अगर नीचे से ऊपर जमना शुरू होगा, है ना, अगर पानी नीचे से ऊपर जमना शुरू होगा, तो जो ये मछली खाने वाले लोग हैं उनको कभी मछली मिलेगी क्या? अरे सब मर जाएंगे यार, एक्वेटिक लाइफ सरवाइव नहीं करेगी। तो ऊपर से नीचे लेयर बाय लेयर जो है पानी जमता है। ठीक है, तो ऊपर जो है आपको लगेगा कि एक मोटी सी बर्फ की चादर है, बट नीचे जो है पानी रहता है। तो एक्वेटिक लाइफ सरवाइव करती है। ठीक है भाई, व्हाट्सएप ऐड के लिए आप पर्सनल मैसेज भेज दो भाई। ऐप पे मैसेज केवल एडमिन कर पाएगा, नहीं तो बड़ी भसड़ मचेगी, आपको भी पता है। तो यहां पे मान लेते हैं कि अपने पास सिलेंडर है या कोई कंटेनर है, कुछ भी ले लेते हैं। तो मान लो एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है अपने पास, और इसमें पानी भरा हुआ है। और पानी जो भरा हुआ है, ठीक है, तो पानी जो भरा हुआ है, ऐसा पानी भरा था, और बाहर का टेम्परेचर -T°C था, और पानी का टेम्परेचर 0°C था। पानी का टेम्परेचर 0°C था। ठीक है, 0°C पानी का टेम्परेचर है। आपका नंबर क्यों नहीं जा रहा है भाई आदित्य? तो यहां पे अपने पास ये 0°C है, ये -T°C है। तो ये 0°C है और ये -T°C है। तो सभी को पता है क्या होगा कि ये हायर टेम्परेचर पे है और ये लोअर टेम्परेचर है। तो यहां से हीट जो है हायर टेम्परेचर से सराउंडिंग में लोअर टेम्परेचर पे हीट फ्लो होगी। और जब हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे हीट का फ्लो होगा, तो धीरे धीरे ये 0°C, अभी आपने पढ़ा ना कि 0°C आइस, देखिए क्या होगा इसमें, होगा क्या? 0°C जो अपना वाटर है वो फ्रीज करेगा, हीट रिलीज करेगा, यहां से हीट रिलीज होगी dq, और ये बनेगा 0°C आइस। अभी फ्रीजिंग चलेगा, तो 0°C आइस। और dq क्या होता है? सभी को पता है, dm इंटू LF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
है ना, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से आइस जाना या आइस से वाटर, इसमें जो हीट का एक्सचेंज होगा dq, है ना, वो सभी को पता है, वो dm इंटू एल एफ होगा, वो dm इंटू एल एफ होगा, ठीक। बट द प्रॉब्लम इज, ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज कि जैसे जैसे लेयर आपकी जो है जमती जाएगी, बर्फ की लेयर जमती जाएगी, कंडक्शन, इस हीट, जो ये हीट निकलेगी वो यहां से कंडक्ट होगी। तो दो स्टेट होगा बच्चों, आपको ये बोलना पड़ेगा। ये एट टी इक्वल टू 0 पे था, मान लो एट टी इक्वल टू 0 पे ये पूरी एच हाइट की वाटर लेवल था, वाटर लेवल अपना पूरा एच हाइट का था, वाटर लेवल एच हाइट का था। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए जमना शुरू हुआ, तो ये मान के चलते हैं कि कुछ टी टाइम में ये पानी जम गया, टी टाइम में ये पानी कुछ जम गया, ठीक है, एट एनी टी टाइम, एट एनी टी टाइम पानी जो है अपना जम गया। और कितना जम गया, मान लेते हैं कि कुछ ये आइस बन गया लेयर, कितना बन गया, कुछ वाई बन गया, वाई बन चुका है, वाई लेयर की आइस बन चुकी है, ध्यान दीजिएगा। तो वाई लेयर की आइस बन चुकी है। अब फर्दर, है ना, आप क्या मान के चल रहे हैं कि वाई लेयर की आइस बन चुकी है, तो वाई लेयर की आइस अपनी बन चुकी है। अब फर्दर जो है डीवाई लेयर की और बनने जा रही है ना, फर्दर जो है, क्योंकि जैसे जैसे ये जमेगा कंडक्शन आपका चेंज होगा, है ना। ये हम मान के चल रहे हैं कि ये डीवाई लेयर, ठीक है, टी इक्वल टू टी टाइम में कुछ वाई लेयर बन चुकी है। लास्ट क्लास मिस कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं। तो वाई है, क्योंकि अभी जस्ट इसके बाद नया टॉपिक ही शुरू होगा, रेडिएशन। तो वाई है और ये अपने पास डी है, ये डी है बच्चों। तो ये बताओ कि डी लेंथ की जो ये लेयर गई है, ये जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वेसल है, ये ले लेते हैं, और ये अपना रो है डेंसिटी। तो मैं ये कह रहा हूं कि वाई लेयर जम चुकी थी, अब टी से कुछ टी प्लस डी टी टाइम में कुछ डीवाई लेयर और जम गई। तो जब डीवाई लेयर जमी तो ये हीट निकलेगी 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से, जब 0 डिग्री सेल्सियस आइस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस आइस मिलेगा, तो आपको जो है यहां से क्या हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, आपको यहां से फ्रीजिंग मिलेगा, और जो हीट यहां से निकलेगी वो कंडक्ट करेगी। ये जो हीट बच्चों यहां से जो फ्रीजिंग होगा ना, तो एंट्रोपी आपकी क्या होगी, एंट्रोपी कम होगी, तो हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां से अपने पास जो हीट यहां से निकलेगी बच्चों, वो हीट इस जो जमी हुई है उससे कंडक्ट होके बाहर जाएगी ना। जो ये नया लेयर बना, डीवाई थिकनेस का एक नया लेयर बना, तो उससे जो हीट निकली, वो हीट जो है उसका कंडक्शन होगा कितने पार्ट से, वाई पार्ट ऑफ आइस से, वाई पार्ट ऑफ आइस से। और बाहर का टेम्परेचर इसका कितना है, ये अपने पास है -T डिग्री सेल्सियस, और ये सभी को पता है 0 डिग्री सेल्सियस है। बोलो, क्लियर है भाई? मेरे टाइम, मैंने आपको कल भी बताया कि मेरे टाइम बस गुरुजी हमारे बेस्ट रिसोर्स थे, और 2 मदर बुक थी, एक थ्योरी के लिए रेशनी हेलिडे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए 2 बुक हम लोग फॉलो करते थे, SC वर्मा और इरोडोव के सिलेक्टेड क्वेश्चन। यही थी हमारे पास रिसोर्स, बस बाकी गुरुजी का सहारा था। तो यहां पे -T डिग्री सेल्सियस पे, और ये 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से अब आप बोल सकते हो कि एक तो जमना हुआ, ठीक है, इस जमने से हीट का निकलना, और फिर इस हीट जो निकली है वो इस आइस से कंडक्ट होके बाहर जा रही है, वो इस आइस से कंडक्ट होकर बाहर जा रही है। ये सबको क्लियर है? अरे आइस मेल्ट नहीं होगा, आइस कैसे मेल्ट होगा यार, आइस तो पानी ही तो आइस बना है, हीट यहां से निकल रही है। आपको मैंने बताया था कि स्टेडी स्टेट में,
भाई कोचिंग नेम, मजाक कर रहे हो क्या? मेरे टाइम में कोई कोचिंग ही नहीं थी। एक कोटा में बंसल कोचिंग थी और एक दिल्ली में फिटजी कोचिंग थी और विद्या मंदिर, 3 कोचिंगें थी बस पूरे इंडिया में। ठीक है, और वो इतनी ज्यादा फीस की थी कि उसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकते थे। ठीक है, तो हमने तो इंडिविजुअल आईआईटी कानपुर के टीचर्स थे, उन्हीं का प्रसाद ग्रहण किया है कानपुर में। आईआईटी कानपुर के टीचर्स थे, उन्होंने इंडिविजुअल पढ़ाते थे, वो वहीं जो है भीड़ में 500 की भीड़ में पढ़ते थे। अरे बिल्कुल कर सकते हो भाई कांटेक्ट, ऐसी क्या बात है, मेरे लिए सब बराबर हैं भाई निशांत। तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, dq बाई dt से कंडक्शन होगा और ये y थिकनेस है, ये y थिकनेस की ये लेयर है। यहां से जब ये फ्रीज हुआ तो dq बाई dt कंडक्ट होगा। तो चलो लिखते हैं। तो काफी कुछ समझा दिया मैंने, अब आप समझ रहे कि यहां पर क्या होगा। लेट in dt time dy thickness of water freezes। ठीक है, तो आप and dq be the heat release। ठीक है, तो dq क्या लिखेंगे, वो होगा dm इंटू एल एफ, बताया था आपको है ना, dm इंटू एल एफ, dm इंटू एल एफ। भाई पान मसाला जो भी हो आप, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं रोज अब क्या तख्ती टांग के बताऊं आपको। तो आपको dq इक्वल टू dm इंटू एल एफ, dq इक्वल टू dm इंटू एल एफ। अगर जाना ही होता यार तो यहां पे पढ़ा क्यों रहा होता, अभी तक पोलो हो गया होता कहीं भी। तो dm इंटू एल एफ। भाई इरोडोव के सेलेक्टेड क्वेश्चन बताएंगे आपको। अथर्व, मैं आपको बोलता हूं अगर आपके पास इरोडोव बुक है तो पहले पन्ने से थोड़ा पलटना शुरू करिए तसल्ली से, आपको दिख जाएगा कि जो जो फिगर इरोडोव में है उसके बहुत सारे क्वेश्चन आपके कॉपी में ऑलरेडी कर चुके हैं आप। तो बिना बताए हुए, मैंने 1-2 बार तुम लोगों को बताया भी है कि मैं चिल्ला चिल्ला कर नहीं बोलता हूं कि ये इस बुक का क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ऐसा मैं कुछ चिल्ला के नहीं बोलता हूं। ठीक है, तो आप हिडन वे में जाके देखेंगे तो इरोडोव के बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर चुके हैं, जाके देखिएगा आज। तो dq इक्वल टू dm इंटू एल एफ। dm को क्या लिख सकते हो बच्चों, dm क्या है, इट इज मास ऑफ dy थिकनेस ऑफ वाटर, यही है ना। तो आप dy क्या लिखोगे, रो वॉल्यूम डेंसिटी इंटू dv, dv क्या होगा a dy, इतना तो आप समझाने की जरूरत नहीं है। तो रो इंटू a dy, ए इंटू डी वाई। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इंटू डी वाई, ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो रो ए डी वाई ये डीएम हो जाएगा। तो डी क्यू अपने पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा रो ए, है ना, रो ए यहां पुट करो एल एफ डी वाई। ठीक है, तो बच्चों अगर इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट, दोनों साइड टाइम के साथ डिवाइड कर रहे हो तो डी क्यू बाई डी टी क्या होगा, रो ए एल एफ डी वाई बाई डी टी, रो ए एल एफ डी वाई बाई डी टी, है ना। जैसे जैसे आपका y चेंज होगा उसी तरीके से आपका डी क्यू बाई डी टी जो कंडक्ट होगा वो इस डी वाई बाई डी टी जो लेयर आपकी टाइम के साथ लेयर बढ़ती जाएगी। ये एक मिला। दूसरा कि ये जो डी क्यू है, डी क्यू कंडक्ट थ्रू y लेंथ
ऑफ आइस फॉर्म, यही तो होगा। तो dq जो कंडक्ट हुआ है वो y लेंथ ऑफ आइस जो फॉर्म हुआ है उसी से कंडक्ट होकर जाएगा। ये समझ पा रहे, अभी अभी बताया था। तो कंडक्शन की इक्वेशन क्या लिखी जाएगी? एक तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन लिखी गई, वहां से आपको dq मिला। चलो इसको अलग लिख देता हूं, ठीक है। तो एक तो आपको ये मिला, दूसरा कंडक्शन की इक्वेशन लिख सकते हो। दूसरा आप कंडक्शन की इक्वेशन लिख सकते हो क्या? तो बच्चों दूसरा आप कंडक्शन की इक्वेशन लिख सकते हो, ये यहां मैं ऐसे कर दे रहा हूं। तो कंडक्शन है ना, तो dq कंडक्ट थ्रू y लेंथ ऑफ आइस, ठीक है। तो dq कंडक्ट हो जाएगी y लेंथ ऑफ आइस के लिए। तो आप क्या लिख सकते हो? dq बाई dt इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, वो आइस की दी होगी, यहां पे आपको कंडक्टिविटी ऑफ आइस देना पड़ेगा मुझे, कि जो है, अरे यार, कि जो है कंडक्टिविटी ऑफ आइस है, ये भी देना पड़ेगा, कंडक्टिविटी ऑफ आइस। तो मैं यही कह रहा था कि जो हीट यहां से निकली वो हीट यहां से कंडक्ट होगी, आइस के थ्रू कंडक्ट होगी। स्टेडी स्टेट में आपको बताया था मैंने कि स्टेडी स्टेट में कोई भी हीट का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो जो भी हीट यहां से जो यहां से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, जब 0 डिग्री सेल्सियस आइस बन रहा होगा, तो dq अमाउंट ऑफ हीट जो रिलीज हो रही होगी ये इस आइस के थ्रू कंडक्ट हो रही होगी। वो हमें इंटीग्रेट क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हर टाइम पे ये जो कंडक्शन होगा वो अलग अलग लेंथ पे होगा, मेरी बात समझ रहे हैं, उसका रेजिस्टेंस अलग होगा। तो दैट्स वाई हमें इसमें फंक्शन बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा k एरिया a अपॉन में लेंथ के जगह देखो यहां पे y लिख रहा हूं मैं, k a बाई लेंथ के जगह यहां y लिख रहा हूं। और टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा? 0 माइनस t डिग्री सेल्सियस। दिख रहा है सभी को? हाइयर माइनस लोअर, के ए बाई एल इंटू डेल्टा टी, ये क्लियर है? दैट इज dq बाई dt। अब इस dq बाई dt आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है कि लेयर जो है पूरी कब तक जम जाएगी, या फंक्शन बनाना चाहते हो कि कितने टाइम में पूरा जो है फ्रीज होगा, ठीक है। तो आपको यहां पे dq बाई dt को हटाकर dy को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। एक तरफ dy लेयर का जमना और दूसरी तरफ अपने पास टाइम। तो आप यहां से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इसको पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो। तो रो ए एल एफ, ठीक, dy बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू के ए टी, है ना, अपॉन में y। अब देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया कट रहा है, ये नहीं भी दिया जा सकता है, वेसल का क्रॉस सेक्शनल एरिया कट रहा है, ये हो सकता है कि आपको ना दिया जाए बच्चों। तो यहां से आपको मिलेगा dy और y को एक तरफ लो, dy और y को एक तरफ लो, तो y dy इक्वल टू के टी रो एल एफ, है ना, के टी रो एल एफ और इधर डी टी। बस इसको लिमिट पुट कर लो। आप अगर इसमें फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे y 0 था,
t इक्वल टू 0 पे y 0 था। नेगेटिव साइन, कहां पे नेगेटिव साइन? नहीं नहीं नहीं, मिस कर गए। यहां नेगेटिव साइन नहीं आएगा। यहां मैंने कोई कैलकुलस फॉर्म यूज नहीं किया है भाई भाविक, मैंने कोई कैलकुलस फॉर्म यूज नहीं किया है। आप डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी को ही डी क्यू बाई डी टी लिख रहे हो, दोनों सेम होंगे। एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों सेम होंगे यहां पे, कोई, क्योंकि कोई भी चीज वेरी नहीं कर रहा है, के ए आपका कोई वेरी नहीं कर रहा है। तो मैंने एवरेज फॉर्म ही लिखा है, मैंने एवरेज फॉर्म ही लिखा है। पहले ये क्लियर कर लीजिए सब लोग, ये क्लियर है क्या? वाई लेंथ के लिए, वाई लेंथ के लिए तो ये जो भी चलेगा वो पूरे वाई लेंथ पे कांस्टेंट रहेगा ना। वाई लेंथ के लिए वाई वेरी कर रहा है, बिल्कुल आप एग्री कर रहा हूं, ठीक है, वाई वेरी कर रहा है। तो कृष्णा भाई बहुत आज मेरे पूरा मेरी जानकारी खोजी निकालेंगे। गुरुजी का नाम पूछ रहे हैं भाई, मेरे गुरुजी का नाम है अनीश श्रीवास्तव, फिजिक्स के टीचर थे। पंकज अग्रवाल केमिस्ट्री के टीचर, है ना। ये सब कानपुर में बहुत पहले पढ़ाया करते थे, अभी भी लोग एग्जिस्ट करते हैं, बट अब उनसे कौन ही पढ़ेगा, उस लेवल की पढ़ाई कोई इंटरटेन नहीं करता। तो यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, हमें ही कौन इंटरटेन करता है, कितने लोग। आप बहुत अगर क्योंकि उसका रीजन है ना, पेपर का लेवल इतना घटिया हो रहा है कि अब तो स्कूल के टीचर भी आपको जेई मेंस के क्वेश्चन पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए, तो t इक्वल टू 0 पे ये 0, और जनरल t पे अगर आप y ले लो फंक्शन, फॉर्मूला बनाना चाहो तो आप ये बना सकते हो, है ना। फॉर्मूला बनाना चाहो तो आप ये बना सकते हो, क्लियर है। तो यहां से तो एक बच्चा पूछ रहा था कि सर y वेरिएबल है, तो मैंने आपको बताया कि y वेरिएबल है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो आप लिख रहे हो कंडक्शन, ये y लेंथ के लिए लिख रहे हो, तो y लेंथ में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। y फिक्स हो गया y लेंथ के लिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स हो गया, कंडक्टिविटी फिक्स हो गई, इसीलिए हमने एवरेज वाला फॉर्मूला लगाया, ठीक है। चलिए, तो यहां आ जाएगा y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू के टी अपॉन रो एल एफ इंटू टी। तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। ये फॉर्मूला आप याद भी रख सकते हो, ये आपके लिए फायदेमंद है। ऐसे शॉर्ट नोट्स में ये फॉर्मूले बनाया करो, जो फॉर्मूले आपको काफी हद तक आराम पहुंचाएं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बना सकते हो कि y लेंथ के लिए क्या फ्रीजिंग, क्या टाइम होगा, पूरे हाइट, पूरे फ्रीजिंग के लिए y को h पुट कर दोगे। तो ये फॉर्मूले जो बच्चे शॉर्ट नोट्स के लिए चिल्लाते हैं, तो एक्चुअली शॉर्ट नोट्स का तरीका ये नहीं कि सारे फॉर्मूले जो बहुत ऐसे आपको क्वेश्चन टीचर ने कराए हैं जिससे कि बहुत बड़ा है, बट उसका रिजल्ट से आपको जो है क्वेश्चंस, अरे वही तो बता रहा हूं। तो यहां पे आप ये ऐसे क्वेश्चन, ऐसे फॉर्मूले को शॉर्ट नोट्स में डाल सकते हो। लेकिन जब भी आप शॉर्ट नोट्स डालें तो उसमें ये जरूर मेंशन करें कि ये सब क्या बता रहा है। जैसे अब y के बारे में, y ऊपर से है कि नीचे से है, हो गया, गोल हो गए। y अपना ऊपर से है ना, डेप्थ है वो, फ्रीजिंग धीरे धीरे वो ऊपर लेयर बाय लेयर, तो ऊपर से जमना शुरू होगा, तो y फ्रॉम द सरफेस है ना। क्लियर है सभी को? भाई हमारे टाइम पे कोई एडवांस मेंस नहीं होता था भाई, स्क्रीनिंग एंड आईआईटी का एग्जाम जो है 2 फेज में होता था, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में हमारे टाइम में 1,20,000 बच्चे बैठे थे, जिसमें 20,000 को क्वालिफाई कराया गया था, 20,000 को सब्जेक्टिव दिलाया गया था। उस सब्जेक्टिव में 2,400 मोस्टली को मिल जाता था, ऐसे रैंक तो 3,500 डिक्लेयर होती थी, तो 3,500 से 4,000 के लोगों को जो है सेलेक्ट किया जाता था। और पीवाईक्यूज काफी टफ होते थे, आपके पास होंगे, आप देखिएगा। 90s वाले तो बहुत ही टफ थे भाई। तो यहां पे रो एल एफ वाई स्क्वायर बाई 2 के टी, यहां तक क्लियर है बच्चों? रो एल एफ वाई स्क्वायर बाई 2 के टी, तो दिस इज द फ्रीजिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं यार,
पढ़ाई कर लें, फिर कभी बातें करेंगे, बहुत कुछ कोर्स है अभी पढ़ने को। नेक्स्ट आते हैं रेडिएशन पे। बहुत बच्चों के स्कूल में एग्जाम होंगे तो उनको कुछ हेल्प भी हो जाएगा, तो पहले पढ़ाई कर लें, बातें तो होती रहेंगी। रेडिएशन, तो रेडिएशन क्या है मैंने आपको बताया था। रेडिएशन का जो प्रोसेस था उसमें मैंने ये कहा था कि इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हीट का जो ट्रांसफर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू होता है, जैसे सन से लाइट अपने अर्थ पे पहुंचती है, तो ये रेडिएशन, ठीक है। तो वहां पे मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, डिफिनेशन बता चुका हूं। इसमें आपको सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी क्लियर कर दूं। पहली टर्मिनोलॉजी है एमिसिव पावर। कुछ टर्मिनोलॉजी आपको जानना पड़ेगा। एमिसिव पावर, एमिसिव पावर बेसिकली क्या है? पावर से तो आप समझते हो कि वो एनर्जी पर सेकंड की बात हो रही है। भाई जो मेरे टीचर पढ़ाते थे उससे बहुत ज्यादा ही पढ़ा रहा हूं, क्योंकि हमारे टीचर 45 मिनट्स की क्लास लेते थे और हफ्ते में कितने दिन सोच सकते हो? 3 दिन। हफ्ते में 3 दिन 45 से 50 मिनट्स। कहने को वो क्लास 1.5 घंटे की होती थी, सर हमेशा 20 मिनट लेट आते थे, तो 45 मिनट्स की क्लास होती थी। तो बहुत ही बहुत ही मतलब फिल्टर्ड कंटेंट मिलता था हाई लेवल का। अगर आप उस जहर को पचा नहीं पाओगे तो बेहोश होके गिर भी सकते हो। मैं तो आपको पहले बेसिक से धीरे 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 वो जहर देता हूं। वहां पे डायरेक्ट कंसंट्रेटेड जहर मिलता था, उस जहर को हम लेके आते थे और घर में बैठते थे और उसको 3 घंटे खुद से ही पजल की तरीके से सॉल्व करते थे। ये स्थिति थी, इस तरीके से स्ट्रगल करना पड़ता था, क्योंकि 500-700 लोगों की भीड़ में बोर्ड नहीं दिखता था, सर की आवाज बस आती थी, उसी को लिखते थे, ठीक है, उसी को जो सर जो बोलते थे उसी को लिखते थे। बोर्ड पूरा दिखता नहीं था, क्योंकि 700 लोग बैठे हैं एक हॉल में, 500-700, बोर्ड कितना भी बड़ा होगा तो नहीं दिखेगा। ये स्थिति में हमारी पढ़ाई हमें करनी पड़ी थी। तो उसका फायदा यही होता था कि जब सर जो भी पढ़ा देते थे उसको लाकर घर में 3 घंटे उसी में दिमाग लगाते थे खुद से, तो वो चीज कभी नहीं भूलती थी। दैट इज द फंडामेंटल थिंग, बस मेहनत ज्यादा करनी पड़ती थी। एमिसिव पावर, एमिसिव पावर, अबे ऑनलाइन थोड़े था जो फोटो खींच लेते, कहाँ मतलब किस जमाने की, वही तो आज के जनरेशन उस चीज को इमेजिन नहीं कर सकती। अरे मेरे भाई, आगे बैठने के लिए, टीचर के क्लास में आगे बैठने के लिए कि आज हमको थोड़ा अच्छे से समझ में आए, बच्चे 1 से 1.5 घंटा बाहर कोचिंग के लाइन लगाते थे, धूप में लाइन लगा के खड़े रहते थे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सीट मिलेगा। तो 45 मिनट से 50 मिनट की क्लास करने के लिए 1.5 घंटे पहले जाके लाइन लगानी पड़ती थी। आप लोगों को कहाँ हो आप लोगों को वो स्ट्रगल क्या ही पता होगा। वो स्ट्रगल तो हमें पता है कि हमने कैसे उन चीजों को जो है सीखा है। ठीक है भाई, आप लोग तो घर बैठे बढ़िया रजाई में बैठ के पढ़ रहे हो, है ना, तो उस चीज का इंपॉर्टेंस हमें पता है। एमिसिव पावर क्या है बच्चों? तो एमिसिव पावर डिफाइन होता है एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। ठीक है, मतलब आपके पास जो एमिसिव पावर है उसको आप कोई पर्टिकुलर नोटेशन नहीं है भाई, आप कुछ भी बोल सकते हो, कोई पर्टिकुलर नोटेशन नहीं है एमिसिव पावर का। ठीक है, तो एमिसिव पावर को अगर मैं कैपिटल ई बोलता हूं तो वो होता है, एनर्जी को डेल्टा यू बोल रहा हूं, तो एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। कायदे से एक और भी टर्म होता है, उसको मैं स्किप कर रहा हूं, पर यूनिट सॉलिड एंगल। ठीक है, तो डेल्टा यू
अपॉन डेल्टा ए डेल्टा टी, दैट इज एमिसिव पावर। एमिसिव पावर है, ये एनर्जी नहीं है, ये एमिसिव पावर है, मैंने इसको एमिसिव पावर बोला है। तो आप पी भी बोल सकते हो, जो बोलना चाहो आप पी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पे एनर्जी को ई बोल लो, लेकिन जनरली क्वेश्चन में ये लिखा रहता है। तो एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया है, देखिए। तो अगर आप यही डेल्टा यू बोल रहे हो और इसको ई बोल रहे हो, तो ये यहां पे मैंने पावर लिया है, पावर का सिंबल है, ये मैंने एनर्जी का सिंबल लिया है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। एमिसिव पावर, एमिसिव पावर के बाद अब नेक्स्ट बात करते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर की। एब्जॉर्प्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर, तो एब्जॉर्प्टिव पावर के लिए आप क्या बोलते हो, देखो एब्जॉर्प्टिव पावर होता है स्मॉल ए से, ये स्टैंडर्ड है, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं एनर्जी इंसिडेंट, एनर्जी एब्जॉर्ब अपॉन एनर्जी इंसिडेंट। कितनी एनर्जी किसी बॉडी पे गिरी, उसमें से कितना एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। एनर्जी एब्जॉर्ब अपॉन एनर्जी इंसिडेंट, जितना अगर किसी बॉडी पे कोई लाइट रे आई है, उसमें से कितना जो है, कितना एब्जॉर्ब हो गया और कितना इंसिडेंट होगा, है ना। दैट इज आवर एब्जॉर्प्टिव पावर। आप देख रहे हो कि ये डायमेंशनलेस है, दोनों तरफ एनर्जी एनर्जी है, इसके कोई डायमेंशन नहीं है या कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। तो ये डायमेंशनलेस है, तो ये दो टर्म है, एब्जॉर्प्टिव पावर अपॉन एमिसिव पावर, ठीक है। एब्जॉर्प्टिव पावर अपॉन एमिसिव पावर, ये सभी को क्लियर है। एनर्जी एब्जॉर्ब अपॉन एनर्जी इंसिडेंट, कितनी एनर्जी इंसिडेंट हुई, उसमें से कितना पार्ट एब्जॉर्ब हुआ, पूरा का पूरा एब्जॉर्ब नहीं हुआ, पूरा हो जाएगा तो एक ही वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसी में जान लीजिए ब्लैक बॉडी के लिए, उस पे आएंगे अभी। नेक्स्ट बात करते हैं एक थ्योरी, इसमें कुछ थ्योरी पढ़नी पड़ेगी आपको। पहला है प्रोवोस्ट ने सबसे पहले थ्योरी दी, प्रोवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। तो प्रोवोस्ट ने सबसे पहले रेडिएशन से रिगार्डिंग जो थ्योरी दी, वो है प्रोवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। अब देखो, पहला इसके कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं। According to this, every body radiate and absorb energy at all temperature। पहली बात इसने ये बताई कि कोई भी बॉडी है वो हमेशा कुछ रेडिएट और कुछ एब्जॉर्ब कर रहा होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एवरी बॉडी रेडिएट एंड एब्जॉर्ब एंड रेडिएशन, रेडिएट या इमिट बोल सकते हो, एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन लिख लो, emit and absorb radiation साइमल्टेनियसली भी लिख लो, ये जरूरी है। एट ऑल टेम्परेचर, ये सबसे पहले इसने बताया, प्रोवोस्ट ने सबसे पहले ये बताया कि एवरी बॉडी एमिट एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन साइमल्टेनियसली। हमेशा जो है बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है और साथ में एब्जॉर्ब भी करती है और साथ में रेडिएट भी करती है, ये दोनों
फिनोमिना साइमल्टेनियस चलता है, ऐसा नहीं कि पहले केवल एब्जॉर्ब करेगी फिर रेडिएट। एब्जॉर्प्शन एंड रेडिएशन इज ए साइमल्टेनियस प्रोसेस, बॉडी एब्जॉर्ब करती जाएगी, रेडिएट करती जाएगी, ऐसा प्रोबोस ने पहले बताया। उसके बाद उन्होंने बताया कि जब हर टेम्परेचर पे बच्चों ऐसा होगा, जब हर टेम्परेचर पे ऐसा होगा, तो आप मुझे बताओ इसमें क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं इनके बाद से। इनके बाद से ये लो चमकता हुआ, दहकता हुआ। तो अब मान लीजिए इन्होंने बताया कि एवरी बॉडी, यहां से कुछ dq बाई dt का अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, तो साइमल्टेनियसली dq बाई dt का एमिशन होगा। अभी आपने एमिसिव पावर पढ़ा ना, अभी आपने एमिसिव पावर पढ़ा और अभी आपने एब्जॉर्प्टिव पावर पढ़ा। बधाई हो भाई कृष्णा, बधाई हो। मामा जी की शादी है कि मामा के यहां शादी है, बढ़िया है, बधाई हो मेरी तरफ से। 2 लड्डू मेरी तरफ से खा लेना। तो dq बाई dt एब्जॉर्प्शन एंड dq बाई dt एमिशन, ये अपना बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी का कोई भी टेम्परेचर है, मान लो T, और ये सराउंडिंग टेम्परेचर है, ये अपना सराउंडिंग टेम्परेचर है, ठीक है। T इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड Ts इज द सराउंडिंग टेम्परेचर, ठीक है। अब यहां से देखो क्या होगा कि इफ dq, 3 केसेस इसमें प्रिडिक्ट कर सकते हो। इफ dq बाई dt एब्जॉर्प्शन अगर ग्रेटर देन dq बाई dt, दोनों साइमल्टेनियस फिनोमिना है, देख रहे हो, दोनों फिनोमिना अपना जो है साइमल्टेनियस है। सर सिलेबस कब एंड होगा? भाई सिलेबस मैंने आपको बता दिया, फरवरी 1st वीक तक, तब से चिल्ला रहा हूं, फरवरी 1st वीक तक कोशिश कर रहा हूं, आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो dq बाई dt एब्जॉर्प्शन एंड dq बाई dt एमिशन, dq बाई dt एमिशन। अगर ऐसा होता है तो आप क्या बोलोगे? आप लोग बताओ, ये ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है और कम रेडिएट कर रहा है, तो बॉडी का टेम्परेचर का क्या होगा? जल्दी बोलो। ये ज्यादा जो है एब्जॉर्ब कर रहा है और कम रेडिएट कर रहा है, तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? ये जो बॉडी आपके पास है इसके टेम्परेचर का क्या होगा? जल्दी बोलिए। टेम्परेचर बढ़ेगा, बहुत बढ़िया, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस। है ना, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस। इसी में अगर एक केस लें कि इफ उल्टा हो जाए तो समझ रहे हो, dq बाई dt एब्जॉर्प्शन इज लेस देन dq बाई dt एमिशन, dq बाई dt एमिशन, तो क्या होगा? टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस, है ना, बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। और बच्चों अगर कुछ ऐसा हो जाए कि इफ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ एमिशन हो जाए, रेट ऑफ एमिशन हो जाए, तो आप बताइए क्या होगा? बॉडी का टेम्परेचर T कांस्टेंट रहेगा, है ना, बॉडी का टेम्परेचर T क्या रहेगा? कांस्टेंट। एक हाथ से बॉडी हीट ले रही है और एक हाथ से बॉडी हीट दे रही है, तो बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? ये क्लियर है भाई? हाँ भाई, ये लास्ट चैप्टर हो सकता है 12th में, क्योंकि 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशन साथ साथ में पढ़ाया जाएगा, दोनों एकदम कॉमन है। तो dq बाई dt एब्जॉर्प्शन इक्वल टू dq बाई dt इमिशन, तो T अपना क्या रहेगा? कांस्टेंट। T अपना क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये क्लियर है? तो ये प्रोवोस्ट ने
ये चीज जो बताई इसी को मैंने मैथमेटिकली थोड़ा आपको समझाया कि बॉडी हर समय हर टेम्परेचर पे साइमल्टेनियसली रेडिएट भी करती है और एब्जॉर्ब भी करती है। और अगर कुछ ऐसे होते हैं तो ये कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं बॉडी के टेम्परेचर के लिए। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट एक थ्योरी आई, वो थ्योरी थी रिगार्डिंग ब्लैक बॉडी। तो थोड़ा बहुत, हमें ज्यादा तो नहीं पढ़ना है। ब्लैक बॉडी, भाई यूनिट डायमेंशन एंड एरर ट्वेल्थ के अगर चीजें ट्वेल्थ के लास्ट में ही पढ़ाई जाती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे चीजों का मर्जिंग कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, तो वो चीज कोई दिक्कत नहीं है, कुछ छोड़ा नहीं जाएगा भाई, आप परेशान मत होइए। ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी क्या है, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी क्या है, थोड़ा बहुत जानना है हमें, बहुत नहीं जानना है, बहुत रिसर्च का टॉपिक है ये। ऐसे ब्लैक बॉडी के बारे में यही जानना है कि ये जितना एब्जॉर्ब करेगी उतना ही क्या करेगी, रेडिएट करेगी। इसका एब्जॉर्प्टिव पावर 1 होता है, ठीक है। इसमें हम बोलते हैं कि पहला पॉइंट ये है कि इसका एब्जॉर्प्टिव पावर 1 होगा। क्यों? क्योंकि A इक्वल टू आप क्या बोलते हो, एनर्जी इंसिडेंट, एनर्जी एब्जॉर्ब अपॉन एनर्जी इंसिडेंट, यही बोलते हो। तो ब्लैक बॉडी की खासियत है कि जितना एब्जॉर्ब होगा वो, जितना इंसिडेंट होगा वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। जितना, भाई ब्लैक होल इज डिफरेंट थिंग, ब्लैक बॉडी इज डिफरेंट थिंग। अनिकेत, आपको मैं क्लियर कर दूं, ब्लैक होल इज टोटली डिफरेंट थिंग, ब्लैक बॉडी इज डिफरेंट थिंग। ब्लैक होल जो है आपको पता है इमेंस ग्रेविटी का पार्ट होता है, स्टार के डिफरेंट फेजेस होते हैं, है ना। तो उस स्टार के डिफरेंट फेजेस से ब्लैक होल की बात होती है, जहां पे ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है सब कुछ उसमें पुल डाउन पुल अप हो जाता है। यहां हम बात कर रहे हैं ब्लैक बॉडी की। तो यहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब फॉर ब्लैक बॉडी पूरी की पूरी जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब है वो इक्वल टू एनर्जी इंसिडेंट, मतलब जितनी एनर्जी इंसिडेंट होगी वो पूरी की पूरी यहां पे एब्जॉर्ब हो जानी है। जितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है वो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो जानी है। तो एब्जॉर्प्टिव पावर इसीलिए इसका 1 हो गया, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ए गुड एमिटर इज ए गुड एब्जॉर्बर। मतलब जो जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो उतना ज्यादा एमिट भी करेगा। जैसे अभी बहुत बच्चे अगर ब्लैक बॉडी की तरह पढ़ाई करें, जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे उतना ज्यादा एग्जाम हॉल में एमिट करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ए गुड एमिटर इज ए गुड एब्जॉर्बर, ये बात भी ध्यान रखिएगा, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो इसी के रिगार्डिंग क्रिचॉफ ने एक लॉ दिया, वो ये है, इनके बारे में आप 12th में पढ़ोगे, क्रिचॉफ्स लॉ, करंट का लॉ दिया है इन्होंने, 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो यहां पे भी इन्होंने लॉ दिया था, रेडिएशन में भी क्रिचॉफ्स ने लॉ दिया था। क्या लॉ दिया था? अकॉर्डिंग टू क्रिचॉफ्स लॉ द रेशियो ऑफ absorptive power, emissive power to absorptive power of any body is constant and is equal to
एब्जॉर्प्टिव पावर, सॉरी, एंड इट इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी। तो क्रिचॉफ ने यह बताया कि किसी भी बॉडी का, मान लो एक बॉडी है ना, एक बॉडी है और उसी डायमेंशन की एक दूसरी बॉडी है। एक बॉडी नॉर्मल बॉडी है और दूसरी बॉडी कैसी है, ब्लैक बॉडी। तो उन्होंने ये बताया कि सेम डायमेंशन के होने चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि ई ऑफ एनी बॉडी, एमिसिव पावर को मैंने ई से डिनोट किया था, याद होगा आपको। तो एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी अपॉन एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। वो होना ही है ना, ब्लैक बॉडी। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्टिव पावर ए ऑफ ब्लैक बॉडी 1 है ना, ए ऑफ ब्लैक बॉडी अपना 1 है, ठीक है। तो ए ऑफ ब्लैक बॉडी, ये जनरल नहीं है, ब्लैक बॉडी की बात हो रही है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, फिर भी यहां लिखा हुआ है ए ऑफ ब्लैक बॉडी अपना 1 है। तो ये इन्होंने बताया, क्रिचॉफ ने ये बताया कि कोई भी बॉडी, नॉर्मल बॉडी का जो रेशियो है एमिसिव पावर, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, अपॉन एब्जॉर्प्टिव पावर, इंसिडेंट एंड एब्जॉर्ब एनर्जी अपॉन में इंसिडेंट एनर्जी का रेशियो, वो किसी जनरल बॉडी के लिए जो है दैट इज इक्वल टू ई ऑफ ब्लैक बॉडी। ये क्रिचॉफ ने बताया था, ठीक है, ये क्रिचॉफ ने बताया था। थोड़ा एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है, आपको थोड़ा सा पहले लॉ के बारे में जानना पड़ेगा। ये क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसी में कि अब ये जो दोनों लोगों ने जो थ्योरी दी, प्रोवोस्ट ने जो थ्योरी दी, चाहे आपके क्रिचॉफ ने जो थ्योरी दी, ये सब इन्होंने थ्योरेटिकल चीजें बताई। इस पूरे में जो मैथमेटिकली कुछ कैलकुलेट करने लायक थ्योरी किसी ने बताई, वो स्टेफन ने बताई। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है इस रेडिएशन चैप्टर का, स्टेफेंस लॉ है ना, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ भी बोलते हैं इसको, स्टेफेंस लॉ। तो स्टेफन ने सबसे पहले कंट्रीब्यूट किया कि भाई जो एब्जॉर्प्टिव पावर है या एमिसिव पावर है, उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। अरे भैया कृष्णा, जो पढ़ा रहा हूं वो एडवांस लेवल ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आपको खोज ही करो और कहीं और पढ़ लो फिर, अगर आपको लगता है तो। आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है अप टू द मार्क पढ़ाया जा रहा है, आप पेशेंस से अपना पढ़ाई करते रहिए। स्टेफेंस लॉ, तो स्टेफेंस लॉ में यह बताया जा रहा है कि इन्होंने ये बताया कि कोई भी बच्चों बॉडी है, अगर वो कुछ रेडिएट कर रही है, कोई बॉडी है अगर कुछ मान लो वो रेडिएट कर रही है ना, वो कुछ रेडिएट कर रही है अगर, तो जो भी वो रेडिएट करेगी तो एमिसिव पावर होगा, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, है ना, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या कोई भी चीज एब्जॉर्ब करेगी। तो एमिसिव पावर, स्टेफन ने ये बताया कि जो एमिसिव पावर है बॉडी का, है ना, ई के बारे में, मतलब एमिसिव पावर है ये एनर्जी। देखिए पावर को भी अगर पर सेकेंड की बात कर देंगे तो पावर और एनर्जी सेम ही होगा। 1 सेकेंड पर सेकेंड की बात करेंगे अगर, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम के लिए जो एनर्जी होगा वही पावर होगा। तो यहां मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं, सॉरी पावर की, एमिसिव पावर। तो ई, ये एमिसिव पावर की बात हो रही है, मैं लिख दे रहा हूं एमिसिव पावर, जिसको आप और क्या लिख सकते हो, dq बाई dt, अभी अभी आपने पढ़ा है, ठीक है, जिसको आप लिख सकते हो dq बाई dt। तो ये स्टेफन ने बताया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपने सरफेस एरिया के, और इस समय जो इसका टेम्परेचर है, अगर इसका टेम्परेचर T है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ टेम्परेचर होता है। पहले उन्होंने ब्लैक बॉडी के बारे में बताया, ऐसी बात है ना, पहले उन्होंने इसको ब्लैक बॉडी के बारे में बताया।
थोड़ा इसको नीचे करें। पहले उन्होंने जो लॉ दिया वो ब्लैक बॉडी के लिए दिया। तो ई ऑफ ब्लैक बॉडी उन्होंने बताया कि ई ऑफ ब्लैक बॉडी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका सरफेस एरिया है और टेम्परेचर के 4th पावर के। पेपर है कल, कर देंगे भाई, कर देंगे, ठीक है। तो इसको पहले आप कंप्लीट करें भाई, बीच में नहीं छोड़ सकते। ई ऑफ ब्लैक बॉडी आप स्किप भी कर सकते हो, रिकॉर्डेड देख लेना, कोई ऐसा नहीं है, समझ जाएंगे। एमिसिव पावर ये है, ई ऑफ ब्लैक बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ए जो है सरफेस एरिया है। अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहां से हटता है तो ई ऑफ ब्लैक बॉडी आएगा सिग्मा ए टी की पावर 4। तो ये पहला ऐसा लॉ है जिससे हम कुछ कैलकुलेट कर पाने की स्थिति में आए कि जो ये रेडिएशन हो रहा है ना, वो किसके प्रोपोर्शनल है, उसको हम मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वो स्टेफन ने बताया। सिग्मा उनके सम्मान में इस कांस्टेंट का नाम स्टेफन कांस्टेंट दिया गया। और ए जो है सरफेस एरिया दिया गया, ए जो है सरफेस एरिया दिया गया, और टी जो है टेम्परेचर ऑफ बॉडी है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ठीक है। तो ये अपना ई ऑफ बॉडी दिया गया, ब्लैक बॉडी। फिर उनसे बोला गया कि अगर मान लो कोई जनरल बॉडी हो तो उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए एक टर्म आया ई फॉर जनरल बॉडी के लिए, ई जनरल। ई नॉर्मल बॉडी के लिए अगर उनसे पूछा गया इसी में, तो ई नॉर्मल बॉडी के लिए एक कांस्टेंट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया, ई टाइम्स ऑफ ई ऑफ ब्लैक बॉडी। मतलब दोनों के डायमेंशन सेम है, दोनों के सेम है। अब ई क्या है अभी बता रहा हूं। तो ई ऑफ बॉडी ये बोला गया ई सिग्मा ए टी की पावर 4। तो ई ऑफ नॉर्मल बॉडी ये बोला गया, एमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी ये बोला गया, जिसमें ई एक कांस्टेंट है, एमिसिविटी ये जस्ट एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट whose value lie between 0 to 1, मतलब ये फ्रैक्शन होता है, ठीक है। ई लाइंग बिटवीन 0 to 1, ई 1 और ई 0 के बीच में लाई करता है ई ऑफ एनी बॉडी। एमिसिविटी और एमिसिव पावर, एमिसिव पावर, एमिसिविटी और एमिसिव पावर में डिफरेंस है। सिग्मा कांस्टेंट की वैल्यू भाई आपको दी जाएगी, मुझे अभी दिमाग में नहीं है, बता दूंगा या कहीं बुक से देख सकते हैं। सिग्मा जो स्टेफन कांस्टेंट की वैल्यू जनरली आपको दी जाती है। तो यहां पर ये जो है ई की बारे में डोंट कंफ्यूज विथ एमिसिव पावर। एमिसिव पावर इज डिफरेंट थिंग, एमिसिविटी जस्ट ए कांस्टेंट और वो फ्रैक्शन है। उसका मतलब ये है कि जो ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर होगा उससे किसी जनरल बॉडी का एमिसिव पावर कम होगा, है ना। वो कितना कम होगा वो ई बताता है। तो बाय क्रिचॉफ्स लॉ आप एक चीज प्रूव कर सकते हैं क्या, कि बाय क्रिचॉफ्स लॉ ई ऑफ बॉडी अपॉन ए ऑफ बॉडी इज इक्वल टू ई ऑफ ब्लैक बॉडी। अभी अभी पढ़ा आपने। अब अगर इनकी वैल्यू रखो आप तो यहां पे क्या रखोगे, ये वैल्यू क्या रखोगे, ई सिग्मा ए टी की पावर 4 अपॉन में ए इज इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4, है ना। मैंने एक ब्लैक बॉडी लिया, बहुत बढ़िया भाई, 5.67 इंटू 10 की पावर -8 है, ओके। 5.67 भाई ने ढूंढ के दे भी दिया।
ये है 5.67 इंटू 10⁻⁻8। बाकी आप देख सकते हैं पावर है तो वॉट होगा, और अपॉन में एरिया मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर केल्विन की पावर 4 होगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4 होगा। क्लियर है? तो उत्कर्ष भाई ने तुरंत जो है कुछ खोज किया, तुरंत बता दिया 5.67। तो आप इसको ध्यान भी रख सकते हैं, ऐसे दिया होता है। तो ई सिग्मा ए टी की पावर 4 अपॉन ए इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4, मतलब बोथ, मैंने क्या बोला है, डायमेंशन ऑफ ब्लैक बॉडी एंड जनरल बॉडी सेम लेके चल रहे हैं, है ना। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, ई इक्वल टू ए। तो ये भी एक चीज, पहले थ्योरेटिकल चीजें काफी पूछी जाती थी जेई मेंस में भी, अब जेई मेंस से ये हट चुका है। तो यहां से हमें ये प्रूफ मिलता है कि किसी भी बॉडी का एमिसिविटी उसके एब्जॉर्प्टिव पावर के बराबर होता है। तो एमिसिविटी इज इक्वल टू एब्जॉर्प्टिव पावर। तो किसी बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर उस कांस्टेंट ई के बराबर होता है ना। हमने क्रिचॉफ्स के अकॉर्डिंग देखा, और इसमें हम ये कर रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ बॉडी एंड ब्लैक बॉडी सेम लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसका रेडियस अलग है उसका अलग है, नहीं तो एरिया भी सेम नहीं ले सकते थे ना फिर, ठीक है। और टेम्परेचर भी सेम लेके चल रहे हैं। तो हमने किसी जनरल बॉडी को लिया और ब्लैक बॉडी को, नहीं भाई, डॉपलर कहां पूछा है 27 वाले में, मैंने पेपर देखा है, डॉपलर तो मुझे नहीं दिखा। अब पता नहीं मैंने जो पेपर देखा होगा उसमें नहीं रहा होगा, डॉपलर तो हट चुका था। डॉपलर पूछा है क्या, पता नहीं। डायमेंशन ऑफ बॉडी एंड ब्लैक बॉडी सेम है, तो एमिसिविटी इज इक्वल टू एब्जॉर्प्टिव पावर। तो ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी बॉडी की जो एब्जॉर्प्टिव पावर है वो उसके एमिसिविटी के बराबर है, वो उसके एमिसिविटी के बराबर है। ये क्लियर है बच्चों? ये सभी को क्लियर है? आगे बढ़े। तो ये सब छोटी छोटी बातें अभी ध्यान रखिएगा, आगे यूज होगा। ये क्लियर है क्या? जल्दी बोलिए, आगे बढ़ा जाए। तो यहां पे हमने एक चीज बताई है, ये क्लियर है? डॉपलर आया था, बताओ। लो, अत्याचार हो गया। सरकार अपना काम ठीक से नहीं करेगी, सरकार अपना काम ठीक से नहीं करेगी। उसको यही रास्ता दिखता है कि कोचिंग बंद कर दो तो बच्चों का जो है क्या कहते हैं, प्रेशर कम हो जाएगा। सरकार को एक काम दिया गया है कि भैया तुम सिलेबस सिंक्रोनाइज कर दो, तो सरकार जो है देखो क्या तमाशा कर रही है। जेई मेंस का सिलेबस अलग, एडवांस का अलग, स्कूल का सिलेबस अलग। अरे मेरे भाई, सभी सिलेबस को पहले सिंक्रोनाइज करने तक का जो है काम नहीं कर पाए आप, यही तो समस्या है देश का। चलिए, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी, अब मैं न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ रहा हूं, इसको कैसे न्यूमेरिकली इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अब मान लीजिए साइमल्टेनियसली आपको पता है कि बॉडी जो है एब्जॉर्ब भी करेगी बच्चों, और बॉडी रेडिएट भी करेगी, है ना। तो बॉडी एब्जॉर्ब भी करेगी और रेडिएट भी करेगी। तो सराउंडिंग से अब दोनों चीजें ले रहे हैं, देखो यहां पे इसका टेम्परेचर T है और इसका टेम्परेचर जो है सराउंडिंग का Ts है। तो बॉडी यहां पर कुछ एब्जॉर्ब कर रही होगी और कुछ यहां पे एमिशन भी होगा। प्रोवोस्ट के अकॉर्डिंग सभी को पता है कि दोनों चीज साथ साथ होता है। अभी मैंने एक चीज देखा था, दोनों चीजें साथ साथ हो रहा होगा, है ना। एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन बोथ आर साइमल्टेनियस फिनोमिना। तो अभी मैं आपसे बोलूं कि नेट एमिशन कितना हो रहा है, ये अगर मैं बोलूं कि dq बाय dt, यही तो पावर है, एमिसिव पावर, है ना।
तो डी क्यू बाई डी टी एमिसिव पावर को अगर आप देखेंगे तो नेट जो होगा अगर इसको कंसिडर कर रहे हैं, है ना, तो आप यहां से डी क्यू बाई डी टी नेट क्या लिखेंगे? डी क्यू बाई डी टी नेट जो होगा नेट एमिशन, वो आप लिखेंगे डी क्यू बाई डी टी ऑफ एमिशन माइनस डी क्यू बाई डी टी ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये तो सबको समझ में आता है, तभी नेट निकलेगा भाई, बोलो, तभी नेट निकलेगा। कुछ एमिट कर रहा है तो साथ में कुछ एब्जॉर्ब भी कर रहा है, तो कितना नेट एमिट कर रहा है, कितना नेट एमिट कर रहा है, ये चीज आप बता सकते हो अब बहुत आसानी से। ठीक है, तो बाई स्टेफन इसको क्या लिख सकते हो? ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस, यहां जो होगा, ध्यान दो, अभी अभी आपने प्रूव किया कि जो एब्जॉर्प्टिव पावर है वो बॉडी के एमिसिव पावर के बराबर है। तो बॉडी जो एब्जॉर्ब कर रही होगी वो होगा ए सिग्मा ए टी की पावर 4, और ए को सराउंडिंग जो यहां टीएस लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग जो रेडिएट कर रहा होगा वही बॉडी जो है क्या कर रही होगी, वही बॉडी जो है एब्जॉर्ब कर रही होगी। तो सराउंडिंग को भी एक बॉडी मान रहे हैं, तो जो सराउंडिंग जो है रेडिएट कर रहा होगा वही बॉडी एब्जॉर्ब कर रही होगी। तो आप ये बोल सकते हो कि डी क्यू बाई डी टी ऑफ एमिशन ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। तो यहां पे ये लिखा जाएगा एब्जॉर्प्शन में, आप बोल सकते हो कि जो सराउंडिंग का है, सराउंडिंग को भी आप एक बॉडी मान रहे हैं अगर, तो सराउंडिंग जो एमिट कर रहा होगा वही बॉडी क्या कर रही होगी, एब्जॉर्ब कर रही होगी। तो इसके लिए लिखा जाएगा ई सिग्मा ए टीएस की पावर 4, ई सिग्मा ए टीएस की पावर 4। तो ये लिखना सीख लीजिए कि अगर बॉडी साइमल्टेनियसली किसी सराउंडिंग में रखी हुई है और उसका टेम्परेचर यहां पे टी है, ये मिट गया क्या, उसका टेम्परेचर अगर टी है और सराउंडिंग का टेम्परेचर टीएस है, तो नेट एमिशन कितना होगा? अभी तो हमने जो ये स्टेफन के अकॉर्डिंग जो लिखा वो वन एट ए टाइम लिखा, केवल एमिशन को ध्यान में रखा, केवल हमने यहां पे एमिशन को ध्यान में रखा। लेकिन बॉडी जहां पड़ी होगी वो किसी न किसी सराउंडिंग में पड़ी होगी, तो हमें उसका एब्जॉर्प्शन भी देखना पड़ेगा। तो नेट एमिशन कितना होगा, उसके लिए दिस एमिशन माइनस दिस एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन जब लिख रहे होंगे तो हम क्या कर रहे होंगे, एमिशन ऑफ सराउंडिंग को देखकर। ठीक है, तो अब यहां से क्या हो जाएगा, ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस ई सिग्मा ए टी एस की पावर 4। अब यहां से ई सिग्मा ए बाहर ले लो, तो टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4, ये अपने पास आ जाएगा नेट एमिसिव पावर, ई नेट, ई नेट। ठीक है, तो ई नेट आप ऐसे लिख सकते हो, नेट एमिसिव एमिशन। तो नेट एमिसिव पावर जो है आप ऐसे लिख सकते हो। ए नहीं लिखा, बिल्कुल ए इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि यहां पर मैं ए के जगह पे ई लिखा हूं। उसका रीजन ये है कि मैं सराउंडिंग को एक बॉडी मान के चल रहा हूं, सराउंडिंग को एक बॉडी मान के चल रहा हूं जिसकी एमिसिविटी मैंने लिखा है ना, नेट एब्जॉर्प्शन जो होगा वो एमिशन ऑफ सराउंडिंग के बराबर होगा। तो एमिशन ऑफ सराउंडिंग मैं मान रहा हूं एक बॉडी जिसका टेम्परेचर टीएस है, जिसकी एमिसिविटी अपनी ई है। ठीक है, तो दोनों चीजें मैं यहां से लिख रहा हूं। ये क्लियर है सभी लोगों को? ये क्लियर है? तो इस तरीके से आप लिखोगे। तो ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4, ये क्लियर है क्या? यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए अब इसी को और कुछ लिखना सीखते हैं। मान लीजिए इस बॉडी का मास अगर m है,
ठीक है। अब मान लीजिए इस बॉडी का मास अपने पास m है, तो बॉडी का मास अगर m है मास इसका m है, तो आप मुझे बताओ इसको और क्या लिख सकते हो? दिस इज डी क्यू बाई डी टी। इसे और क्या लिख सकते हो? डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4, ये लिख सकते हो। अच्छा, अब ये बताओ कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर इसकी एस है तो Q इक्वल टू क्या लिख सकते हो? एम एस टी। इसके पास हीट कंटेंट कितना है? अभी हमने पढ़ा है कि Q जो है वो कितना है? एम एस टी। तो Q अगर बच्चों एम एस टी है, दोनों साइड अगर मैं टाइम के साथ डिफरेंशिएट मारूं तो एम एस, इसको मैं डी टी बाई डी टी लिख सकता हूं। तो आपके काम का रिजल्ट है बहुत कि डी क्यू बाई डी टी को आप एम एस डी कैपिटल टी बाई डी टी लिख सकते हो। तो इसको आप फर्दर लिख सकते हो कि एम एस डी टी बाई डी टी, डी है कैपिटल टी है टेम्परेचर, स्मॉल टी है टाइम, ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। तो आपको टेम्परेचर मिलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर वो मिलता है ई सिग्मा ए अपॉन एम एस टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। यहां तक आ गए, यहां तक आ गए। अब यहीं से, अरे रुक जाओ यार भाई, इतना आ गए तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग तक तो बता दें, एक्सप्रेशन डिराइव कर दें। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आ गए। अब यहीं से एक कंडीशन इसमें डिराइव होती है और वहां से हम न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की बात करने लगते हैं। तो वो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या है वो देख लो। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में ये बोला जा रहा है कि मान लो बॉडी हायर टेम्परेचर पे है और लोअर किसी एटमॉस्फेयर में रखी हुई है, तो आप सबको पता है कि बॉडी क्या करेगी? कूल डाउन होगी, उसका एमिशन ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन कम होगा। ठीक है, तो यहां से हम डिराइव करेंगे न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। इसी एक्सप्रेशन से, स्टेफन वाले एक्सप्रेशन से ही हमें न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग मिलता है अंडर सर्टेन कंडीशन। तो हम बात कर रहे हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग तो वो नया नहीं है कुछ, जो स्टेफन का जो मैंने एक्सप्रेशन आपको टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में दिखाया उसी से आप रिलेट कर सकते हो। इसमें अगर ये बोला जाए कि इफ टीएस टी इज इक्वल टू टीएस प्लस डेल्टा टी, है ना, मतलब बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर में, ठीक है, बॉडी के टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, तो मैंने टी को ले लिया टीएस प्लस डेल्टा टी। तो जरा इसमें पुट करो, थोड़ा सा मैथ्स लगाओ, तो आपको न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का एक्सप्रेशन मिलेगा ई सिग्मा ए। अच्छा, अगर कूलिंग की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, तो आपको पता है कि इफ कूलिंग, चलिए वो बाद में देख लेंगे, इफ बॉडी टेम्परेचर, हाँ ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर मतलब डिक्रीज करेगा, है ना, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। इफ टी एस प्लस डेल्टा टी देन डी टी बाई डी टी ये नेगेटिव होगा एज टेम्परेचर ऑफ बॉडी डिक्रीजेज। है ना, तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, तो इसीलिए कूलिंग के लिए माइनस डी टी बाई डी टी ले रहे हैं, माइनस डी टी बाई डी टी ले रहे हैं, दैट इज इक्वल टू इसमें ई सिग्मा ए अपॉन एम एस, और टी के जगह पे आप क्या लिख सकते हो? टी एस प्लस डेल्टा टी। आई थिंक ये अपने आप आना चाहिए कि पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। यहां तक आ गए।
अब माइनस क्यों लगाया, ये सबको क्लियर है क्या? माइनस क्यों लगाया बच्चों, ये क्लियर है? कूलिंग का केस होगा तो टेम्परेचर टाइम के साथ हमेशा घट रहा होगा, बॉडी का टेम्परेचर घट रहा होगा, तो ये डिक्रीजिंग है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये जो है अपना डिक्रीजिंग है, तो dt बाई dt अपना नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां तक आ गए आप। अब इसमें क्या करना है, अंडर दिस कंडीशन मैंने लिखा हुआ था कि इन दोनों में डिफरेंस केवल डेल्टा टी का है, इन दोनों में डिफरेंस अपना डेल्टा टी का है, और डेल्टा टी के बारे में एक कंडीशन है, ये काफी छोटा होगा टीएस और टीबी से। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो टीएस और टीवी से बहुत ही छोटा हो गया। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, देखो इसके लिए कोई भाई साहब आ गए, कोई टैलेंटेड भाई साहब आ गए, स्पैमर भाई साहब अनाप शनाप कमेंट किए जा रहे हैं। अरे यार स्पैमर भाई साहब से मेरे निवेदन है भाई, सुमित भाई साहब हैं क्या, कोई नए सुमित भाई साहब आए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि किसी बड़े टीचर के यहाँ के क्लास में जाके स्पैम मारो यार, आपको जो है आपको थोड़ा सा नाम रोशन होगा आपका। मेरे जैसे अनजान शख्स के क्लास में स्पैमिंग करके कुछ मिलेगा नहीं आपको। तो यहां पे अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान में रखते हुए हम न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग तक पहुंचेंगे। वो ये होगा कि माइनस dt बाई dt, देखो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूं, पहले इस फॉर्म में लेके आ रहा हूं, ई सिग्मा ए अपॉन एम एस, टीएस की पावर 4 कॉमन ले लेता हूं, तो यहां आएगा 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन टीएस की पावर 4 माइनस टीएस की पावर 4। अब यहां से बच्चों टीएस की पावर 4 कॉमन ले लीजिए, तो माइनस dt बाई dt। इतना मेहनत मैं क्यों कर रहा हूं अभी बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख सकता था न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का, लेकिन क्यों कर रहा हूं अभी बता रहा हूं। तो जब ये यहां से कॉमन लोगे तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा फिर यहां पे 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन टीएस की पावर 4 माइनस 1। अब यहां पे 1 प्लस एनएक्स वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, तो माइनस डी टी अपॉन डी टी इक्वल टू ई सिग्मा ए टीएस की पावर 4 अपॉन एम एस, और यहां आएगा 1 प्लस 4 डेल्टा टी अपॉन में टीएस माइनस 1। तो ये तो कैंसिल हो गया बच्चों, और टीएस से एक टीएस कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपको एक्सप्रेशन मिलता है माइनस डी टी अपॉन डी टी, है ना, इज इक्वल टू 4 ई सिग्मा ए टीएस क्यूब अपॉन एम एस। ठीक है, और फिर डेल्टा टी दिख गया। ठीक है भाई, कर देंगे आदित्य। देखिए टेम्परेचर डिफरेंस का कितना रेंज ले सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। तो टेम्परेचर डिफरेंस का बच्चों ऐसा कुछ है नहीं, अगर 30 डिग्री 40 डिग्री का भी रेंज होगा और उसमें लिखेगा कि अप्लाई न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, तो आपको उस बड़े टेम्परेचर में भी आपको न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग लेना है। नहीं, डेल्टा से माइनस एडजस्ट नहीं होगा बच्चों, डेल्टा हमेशा जो होगा वो क्या होगा, टेम्परेचर जो होगा वो हमेशा दिस बॉडी माइनस सराउंडिंग है, बॉडी माइनस सराउंडिंग। तो यहां से 4 ई सिग्मा ए टीएस क्यू ये कांस्टेंट है किसी बॉडी के लिए। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग यहीं से डराइव होता है कि जो रेट ऑफ
डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी है। और डेल्टा टी का मतलब बच्चों किसी इंस्टेंट पे बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर। तो ये है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। मेरी मेहनत इसमें डेरिवेशन में ये राज छुपा था कि आपको ये कांस्टेंट रटना है, क्योंकि जेई एडवांस में इस कांस्टेंट पे भी गेम खेला है उन्होंने, तो ये कांस्टेंट भी याद रखेंगे, इसके लिए मैंने डेरिवेशन किया है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में जो ये कांस्टेंट है, ठीक है, न्यूटन लॉ, अरे डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है भाई, उसको कैसे टेम्परेचर, हम आपने इतना जो है डेरिवेशन किया है उसमें आपने नेग्लेक्शन किसी के रिलेटिव होता है ना, एब्सोल्यूट डेल्टा टी को कैसे गायब कर देंगे? डेल्टा टी 1 के रिस्पेक्ट में गायब होगा या कुछ होगा तो किसी के रिस्पेक्ट में होगा ना यार। तो यहां पर ये आएगा, दिस इज द न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, और इसका स्टेटमेंट अब आप डिलीवर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, है ना। द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी with respect to time is directly proportional to temperature difference between body and surrounding at that particular time। तो आप इसको देखकर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का स्टेटमेंट भी दे सकते हो, इसको देखकर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का स्टेटमेंट दे सकते हो। तो यहां तक हम पहुंचे कैसे? स्टेफन से पहुंचे, ये स्टेफन का था, है ना। स्टेफन से हम जो है यहां पे पहुंचे अंडर दिस कंडीशन, क्या? टेम्परेचर ऑफ बॉडी is equal to some surrounding temperature plus delta T, where delta T is very less than T and TS and TB। क्लियर है बच्चों? TS और TB क्या? T लिख लो, T अपना बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है। तो कूलिंग होती रहेगी, बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहेगा। तो हम आगे और करेंगे अभी इस पे, ये फंडामेंटल था। और इसी से आप न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को एक बार स्टेटमेंट भी लिख के छोड़ देता हूं, यहां से आप स्टेटमेंट बता सकते हो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि इस कांस्टेंट जो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसके बारे में ये पूरा कांस्टेंट भी ध्यान रखिएगा। अभी मैं जब एडवांस के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा तो इस कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, इस पे पूछ लिया है उन्होंने। तो ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है और ये कांस्टेंट की वैल्यू है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको आप के बोल सकते हैं। तो इसका स्टेटमेंट आप क्या दे सकते हैं? रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, माइनस साइन यही बता रहा है कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी is with respect to time, obviously with respect to time is directly proportional to temperature difference between body and surrounding at any instant। ये इंस्टेंटेनियस है, हर इंस्टेंट पे अपना टी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, कूलिंग का रेट भी चेंज होगा। तो इस तरीके से आप, हाँ जी न्यूटन हर जगह गए, बट यहां पे न्यूटन का मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इन्होंने बाइनोमियल, भाई स्टेफन से हमने क्या किया, स्टेफन के कॉन्सेप्ट से बाइनोमियल
लगा के और यहां पहुंच गए। चलिए भाई, एग्जाम हो गया, खुश हो जाइए। कैसा गया? हाँ, स्टेफन से ही हमने न्यूटन लॉ डराइव किया है भाई, एक तरीके से देखो ना। ये स्टेफन का लॉ था, इसमें हमने एक ये कंडीशन लगाई और ये कंडीशन, है ना, इसी से हमने, ये तो स्टेफन था। तो स्टेफन से हम न्यूटन लॉ पे आए। ठीक है, स्टेफन से न्यूटन लॉ पे। ठीक है, बाइनोमियल ही यूज किया है बस, और वहां पे ये यूज करके यहां पहुंच गए। ठीक है बच्चों, तो चलो आज के लिए इतना ही। कल इस पे क्वेश्चंस करेंगे, रेडिएशन पे क्वेश्चंस कल करेंगे। ठीक है, और कल रेडिएशन मतलब कल अपना कंडक्शन और कन्वेक्शन, कन्वेक्शन तो पढ़ना नहीं है, कंडक्शन और रेडिएशन समाप्त हो जाएगा कल। ठीक है, कल कितनी क्लास है हमारे पास? एक ही क्लास है। ओके, तो कल एक ही क्लास होगी। नेक्स्ट जो है थर्मोडायनेमिक्स शुरू होगा फिर। हाँ, जल्दी करा देंगे, मैं तो भेज देता हूँ जल्दी, अभी अभी भेज देता हूँ, तुरंत ही भेज देता हूँ। कृष्णा भाई, मैंने बता दिया आपको, हम कोशिश कर रहे हैं कि क्लास आपकी इसी प्लेटफॉर्म पे एज इट इज ऐसे चलती रहे, है ना। बट जो जिनका ये प्लेटफॉर्म है, जो लोग इस पे पैसा लगाए हुए हैं, वो इसको चलाना चाहेंगे तो कैसे चलाएंगे, किन टीचरों को लेकर चलाएंगे, ये सब उनके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। मैं यहाँ पे मालिक नहीं हूं, एज ए टीचर हूं, हायर टीचर हूं। ठीक है, मेरा यही है कि मैं आपको, अगर वो रखेंगे तो मैं यहाँ पे आपको पढ़ाता ही रहूंगा। अगर वो नहीं रखते हैं या वो बंद करते हैं, या वो ऐसा है नहीं, 99% चांस है कि आप यहीं पर ऐसे ही पढ़ते रहोगे हम लोगों के साथ। अगर कुछ 1% इधर उधर होता है तो मैंने बता दिया आपको कि मैं आपको जो है जूम पे भी पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं फिर। आदित्य भाई, आपका नंबर मैं देख लिया हूं, आपको मैं मैसेज कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। चलिए, हाँ मेंस में नहीं है भाई, मेंस में नहीं है, बट एडवांस में है। क्या अभी से मेंस का मूड बना रहे हो क्या? चलिए, मिलते हैं फिर।